नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। देखो, थर्सडे की बात है जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए, कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है कम से कम हर साल 3 बार तो होनी ही चाहिए। इससे क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो स्पिरिट है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर और स्टेट्स के बीच की जो लिंकिंग है, बॉन्डिंग है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में इंटर स्टेट काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके साथ में ये भी कहा कि पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लाया जाए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो उस बिल को पहले इंटर स्टेट काउंसिल में डिबेट या डिस्कस कर लिया जाए, जिससे कि वो बिल जब एक्ट में कन्वर्ट हो उसके बाद में कोई डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो। अब देखो, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये मैकेनिज्म सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट, दैट मीन्स दो स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन लाने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। इसको स्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 263 के अंडर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 के अंडर में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट को जब लगे तो वो इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे में 1988 में जब सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के रिलेटेड ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस को हार्मोनियस बनाया जा सकता है, तो सरकारिया कमीशन की सजेशन आई थी कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए एक परमानेंट बॉडी के तौर पे। फिर 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे, आप देखो आर्टिकल 263 के बेसिस पे इंटर स्टेट काउंसिल पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। काम क्या है कि दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या मान लो स्टेट और यूनियन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, मान लो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के कि सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट का है उस पर कानून बनाना है या कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई कानून बनाना है, तो इन मुद्दों को बातचीत से सॉर्ट आउट करना, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट का कोई स्कोप बचे नहीं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ये प्रोविजन किया गया। अब देखो, ये जो काउंसिल होती है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बाकी इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, दो ऐसी यूटीज है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के चीफ मिनिस्टर, प्लस जो बची हुई यूटीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर, ये मिलकर के पूरी काउंसिल बनाते हैं। इसके अलावा जो 6 मिनिस्टर्स भी एक तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, वो नॉमिनेशन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो 6 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट रैंक किसमें होंगे? सेंटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, में से मतलब इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री को हैंडल करने वाले 6 बंदे ऐसे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। तो ये बन गई आपकी इंटर स्टेट काउंसिल। इसके अलावा पिछले महीने की बात है जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए और इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की। इसमें अब देखो 10 यूनियन मिनिस्टर्स को परमानेंट इनवाइटीज के तौर पे बुलाया जा रहा है। पहले क्या था? 6, अब 6 की जगह क्या हो जाएंगे? 10। ठीक है, और अब नई इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश की जा रही है। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। ठीक है, उस स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते हैं कौन? होम मिनिस्टर, जो कि अभी करंटली आपको पता अमित शाह है। इनके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भी मौका मिला है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, इनके चीफ मिनिस्टर्स को भी मौका मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टैंडिंग कमेटी है, ये भी काम करेगी पैरेलली इस इंटर स्टेट काउंसिल को सप्लीमेंट करते हुए, असिस्ट करते हुए। ठीक है, जो M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये लेटर लिखा, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बेसिस पे देखिए तो इंटर स्टेट काउंसिल की हर साल में 3 मीटिंग तो कम से कम होनी चाहिए। पर देखा जाए ना, जब से इंटर स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश हुई है 1990 से अभी तक केवल 11 बार मीटिंग्स हुई है। अब आप देख लो 30 साल में 11 बार, जबकि 11 बार का देखा जाए तो 4 साल में हो जानी चाहिए थी 11 मीटिंग्स तो। पर वही चीज़ है, मीटिंग प्रॉपर रेगुलर टाइम पे नहीं हो रही है। लास्ट मीटिंग की बात करें तो वो 2016 में हुई थी। ठीक है, और 2016 में भी किन किन मुद्दों पर बात की गई थी? एक तो पुंछी कमीशन,
सरकारिया कमीशन के बाद में पुंची कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2010 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पुंची कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशन पे बातचीत करने के लिए 2016 में मीटिंग हुई थी, और 2016 के बाद में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है इसे सेंटर स्टेट का, मतलब ये इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 356 जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है स्टेट्स पर, इसको भी लेकर के बातचीत हुई थी। ठीक है, और बाकी देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बातचीत हुई थी। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि 2016 के बाद में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई इस काउंसिल की। ठीक है, तो अभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है ना, रिकॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है, तो ऐसे में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको थॉरोली थोड़ा सा एम लक्ष्मीकांत से रिवाइज और कर लेना। आगे चलते हैं। एक चीज़ बताऊं, एम लक्ष्मीकांत का अगर मैं नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब एम लक्ष्मीकांत ही नहीं है। जो भी आप रिसोर्स पे रिलाई कर रहे हो, जो भी सोर्सेज आप रेफर करते हो, आप उनको देखो आराम से, कोई इशू नहीं है। खैर आ जाइए आगे। नेक्स्ट है, देखो कि एप्पल के खिलाफ में एक केस दायर हो रहा है यूके में। ठीक है, अब केस क्या है उसको मैं टू द पॉइंट बता करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आईफोन बहुत ज़्यादा फेमस है। आईफोन की सिक्योरिटी, आईफोन की क्वालिटी, आईफोन की जो एक रेपुटेशन है उसको लेकर के लोग बड़े एडिक्टेड हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आईफोन इस चीज़ का मिसयूज़ करता है। कैसे मिसयूज़ कर रहा है कि जो आईफोन आज के 5-7 साल पहले मॉडल लॉन्च हुआ था, वो आईफोन आज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एप्पल कंपनी यूजर्स पर प्रेशर बनाती है कि आप अपने ओल्डर फ़ोन को बेच दो या आउट करो और नए फ़ोन पर अपग्रेड हो जाओ, नहीं होगे तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलना होता है आईफोन का। तो ऐसे में क्या होता है कि यूजर्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो एक कंज्यूमर राइट्स कैंपेनर है जिनका नाम है जस्टिन गटमैन, उन्होंने ये कहा है कि एप्पल के वजह से लगभग $935 मिलियन का लॉस होता चला जा रहा है। तो ये जो है, ये एप्पल से एक तरीके से रिकवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया और आप अपने पब्लिक कमेंट्स में ये कहते हो कि हमारे फ़ोन को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तक कोई इशू नहीं है, और लोग अब उस आईफोन 6 को, आईफोन 6s को, या फिर पुराना कोई मॉडल है उसको अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आप ये बताओ, फिर आप अपने कमिटमेंट से मुकर रहे हो कि नहीं? जब एक फ़ोन अच्छी लाइफ दे रहा है, उसको लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्यों उन पर दबाव बनाते हो कि वो अपग्रेड करके नया फ़ोन खरीदें? है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम यूके की है, यूके में हाईलाइट हो रही है, बट ये प्रॉब्लम इंडिया की भी है। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है जब एक कंपनी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर देती है। बट वही चीज़ है कि कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए जुडिशरी हमारे यहाँ पर, या जो पैनल्स हैं वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनके खिलाफ, उनके इसी पॉइंट को लेकर के ये पूरा मुद्दा बताया जा रहा है कि 2014 से लेकर के 2017 तक आईफोन 6 से लेकर के आईफोन X तक या आईफोन 10 तक रिलीज हुए, बोलो उनमें फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। आज के टाइम पे अगर उनको यूज़ करते हैं तो बोले इतने रुपए फालतू भी इन्वेस्ट किए थे क्या लोगों ने? ये बस एक पॉइंट है। फिर देखो, मॉनसून से रिलेटेड एक ये न्यूज़ है जिसमें इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक साउथ वेस्ट मानसून जो अभी स्टार्ट हुआ है, वैसे देखो केरला कोस्ट से हिट कर गया था 29 मई को, तब से ही मानसून आउटब्रेक कंसिडर कर लिया गया कि मानसून आ गया है। पर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर जून मंथ में मानसून आना था, वहाँ पर रेनफॉल 18% कम रिसीव हुई है। और जबकि नॉर्थ ईस्ट में देखो तो वहाँ पर रिकॉर्ड टूट चुके हैं पिछले 24 घंटों में। देखो, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस की अगर बात करें तो उनमें दो नाम आते हैं। वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस की बात आए तो मौसिन राम, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस उनमें है चेरापूंजी। जो पहले चेरापूंजी सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाली प्लेस थी प्रीवियसली, फिर अभी करंटली देखें तो अब है मौसिन राम। दोनों ये गांव हैं, दोनों के दोनों मेघालय में, शिलोंग के पास में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि चेरापूंजी में जून 15 से 17 के बीच में लगभग 2456 mm रेनफॉल रिसीव हुआ है, जो कि मुंबई में सीजनल रेनफॉल जो रिसीव होता है ना जून से लेकर सितंबर, उससे भी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो गया। मौसिन राम में तो एक दिन में
1003 रेनफॉल रिसीव हो गया फ्राइडे को, जो कि 83 ईयर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है। तो ये परिस्थितियाँ क्या शो कर रही है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है रेनफॉल की, बट वो इंटेंसिटी कहीं पर ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, बाकी एरियाज़ में जितना रेनफॉल रिसीव होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक काम कर लेना आप मेरे कहने पे, मॉनसून का जो टॉपिक है उसको रिवाइज कर लो, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, क्या होता है, वो पूरी डिटेल रीड आउट कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, और जब मेंस की बात आए तो मेंस में भी जीएस पेपर 1 में बहुत हेल्प होती है। ठीक है ना, तो ये मॉनसून वाला जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से पढ़ना है, सबसे बेस्ट अगर देखो तो अपनी 11th क्लास की जो बुक है, ठीक है, इंडिया एंड इट्स एनवायरनमेंट वाली, उसमें इंडिया क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है मॉनसून की, वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर दो आज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और यूएस ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मोशन स्टार्ट किया, वो था लश्कर ए तोयबा के चीफ को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का। पर आप देखो कि चाइना ने इस रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर दिया, और करने का मतलब क्या हो गया कि चाइना जो है वो डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है। एक तरफ तो जहां पर टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात की जाती है, वहीं पर एक इंडिविजुअल जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की जब बात आई, क्योंकि ये लश्कर ए तोयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक मतलब यूएसए में ऑलरेडी एनलिस्टेड ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पाकिस्तान बेस्ड ये इंडिविजुअल लगातार इंडिया में कैसे भी करके डिसरप्शंस मतलब कंडक्ट करना चाहता है, जैसे कश्मीर में अटैक करवाना, या बड़े बड़े अटैक्स देख लो, मुंबई टेरर अटैक, रेड फोर्ट पर अटैक हुआ था 2000 में, रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर अटैक हुआ था 2008 में। इस तरीके से लंबी लिस्ट है, इन सभी में लश्कर ए तोयबा का इन्वॉल्वमेंट है, और लश्कर ए तोयबा में इस बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंडिया और यूएस ने क्या रेजोल्यूशन स्टार्ट किया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आईएसआईएल, दाइश और अल कायदा सैंक्शन कमेटी है, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी बोलते हैं, बोला इस कमेटी में इस लश्कर ए तोयबा को भी एंटर कर देते हैं। तो ऐसे में चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। अब चाइना ने ब्लॉक किस लिए किया होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से चाइना को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है, कि चाइना डबल स्टैंडर्ड खेल रहा है, दोगली बातें करता है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, क्योंकि टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करने से रोका जा रहा है। इसके पहले मौलाना जो मसूद अजहर था, इसके अलावा जो कि पाकिस्तान बेस्ड ही है इंडिविजुअल, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का ये चीफ है, इसको भी जब टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात आई थी तो उस टाइम पर भी चाइना ने ब्लॉक किया था उस रेजोल्यूशन को। तो ऐसे में पाकिस्तान में बेस्ड जो टेररिस्ट हैं उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में डालना, टेररिस्ट लिस्ट में 1267 कमेटी के अंडर में, तो उसमें हमेशा चाइना अड़ंगे लगा रहा है। और चाइना आपको पता है परमानेंट मेंबर है, तो पहली चीज़ तो टेक्निकली वो होल्ड कर दे। टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या होता है, टेक्निकल स्टे लगाने का, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है तो सभी मेंबर्स के पास में उस रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन के लिए पेपर भेजे जाते हैं, और उन पेपर्स को देख करके अगर वो मेंबर्स पहले से ही अपना सिग्नल दे दे कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो टेक्निकल होल्ड हो जाता है। तो वो चीज़ की है चाइना ने, वोटिंग होने से पहले ही मना कर दिया। इसका मतलब अगर वोटिंग करवाओगे तो वीटो यूज़ करेगा डेफिनेटली, है ना। तो ये है मेन मुद्दा चाइना की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी का टेररिज्म को लेकर के। अगर हम बात करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मुद्दा चल रहा था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा हाईलाइटेड मुद्दा क्या, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थोड़ा सा वेवियर दे दिया जाए, कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत चल रही थी। तो ऐसे में डब्ल्यूटीओ में बहुत उतार चढ़ाव रहे, रोलर कोस्टर सिचुएशन बनी रही, बट अल्टीमेटली सक्सेस मिली साउथ अफ्रीका और इंडिया के इस रेजोल्यूशन को, कि जी वाकई में कोविड से अगर हमें सबको बचाना है तो इसमें कोविड वैक्सीन की जो मोनोपोली है, जो कुछ कंपनीज़ के हाथों में है, उसको हमें छोड़ना होगा। तो ऐसे में दो मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। एक तो मुद्दा क्या था कि फिशरीज़ का लेकर के, कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इलीगल फिशिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वाटर्स का,
इंटरनेशनल वाटर्स का, तो एक तो उस पर रोक लगाने की बात थी और एक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पार्शियल वेवियर को लेकर के। इसका मतलब क्या हो गया, कोविड वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम ना आए उसको सपोर्ट देने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेटेंट है वो बीच में आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना। अब क्या होगा कि जेनेरिक कोविड वैक्सीन भी प्रोड्यूस किए जाने पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, सुबह हमने इससे रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कस किया, वो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मुद्दा क्या है पूरा डिटेल में। अभी तक अगर देखा जाए तो फिशरीज का जो मुद्दा है ना, फिशरीज का वो मुद्दा पिछले 27 साल की हिस्ट्री की बात करें डब्ल्यूटीओ की, 1995 में डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश हो गया था, राइट। तो 27 सालों में गिनती के गिने चुने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा फंसा रहा था, बट कैसे जैसे करके ये फिशरी वाले मुद्दे पर भी एक कंसेंसस निकल के आई है कि अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड अगर कोई भी इलीगल फिशिंग करेगा तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो मुद्दे थे और एक ई कॉमर्स को लेकर के भी मुद्दा था, उस पर भी बातचीत हुई कि मॉरेटोरियम दे दिया जाए। ठीक है, ई कॉमर्स टैरिफ के ऊपर भी, मतलब जो छूट देनी है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो ये था पूरा मुद्दा। और इंडिया जो है वो यहाँ पर इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो गए थे, तो उन्होंने बोला कि इंडिया इतना सक्षम है कि वो अपने फेवर की, और वैसे देखा जाए तो सॉरी ह्यूमैनिटी के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है, राइट। तो ये चीज़ बताई जा रही है क्योंकि फिशरी के लिए भी इंडिया लगातार एफर्ट्स करता रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें कोविड वैक्सीन की, तो पिछले 2 सालों से इंडिया एफर्ट्स कर रहा है साउथ अफ्रीका के साथ मिलके और बाकी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके। अल्टीमेटली ये सक्सेस मिली है, जो कि अच्छी बात है। डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखो आरबीआई ने एक अपना विजन पेपर डिक्लेयर किया है 2025 का, और उसमें ये बोला है कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है, आरबीआई किन चीज़ों पर काम कर रहा है। एक तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई है कि बड़ी जो टेक्निकल कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज, उनको प्रॉपर रेगुलेशन में लाना, पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन लेकर के आना। इसमें पेमेंट सिस्टम में बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट, मतलब अभी खरीदो बाद में पेमेंट करो। इसका मतलब यूज़र को और ज़्यादा, कंज्यूमर को और ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, और उसको एक कहता ना कि कंज्यूमर के लिए फैसिलिटेशन के तरीके निकाले जा रहे हैं। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी का एक ऑप्शन निकल के आएगा, उस पर भी आरबीआई ने अपनी तरफ से अपनी विल शो किया कि आने वाले टाइम पर हम इस पर काम करेंगे। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है फ्यूचर के लिए 2025 तक का, 3 साल हैं अभी। अब इन 3 सालों में किन किन चीज़ों पर काम होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, इसमें देखो एक तो प्रीपेड पेमेंट सिस्टम, आप जो वॉलेट सिस्टम यूज़ करते हो जिसमें पहले पैसा डालते हो फिर पेमेंट करते हो, तो उसमें गाइडलाइंस को रिवाइज करने का भी एक ऑप्शन पे बातचीत चलेगी। यूपीआई पेमेंट हम करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनका यूज़ करना, उनमें भी चेंजेस लेकर के आना जिससे कि सिक्योर पेमेंट हो सके। चेक्स का जो लेन देन होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, कि एक बैंक का एक यूज़र है, उसको पेमेंट करना है दूसरे यूज़र को जो कि दूसरे बैंक का कस्टमर है, तो ऐसे में ये अपने बैंक से चेक काट करके पेमेंट करेगा, तो ये दूसरे वाला यूज़र क्या करेगा, अपने बैंक में चेक लगाएगा। तो इस बैंक से इस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होने का जो सिस्टम है चेक के थ्रू, वो किसकी वजह से पॉसिबल है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की वजह से। इसको और ज़्यादा एनहेंस करना, वन नेशन वन ग्रिड सिस्टम तैयार करना जिससे कि पेमेंट सिस्टम और एफिशिएंटली काम कर सके। और इस पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट ऑफ 2025 में क्या लिखा है, इसकी कोर थीम क्या है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम, 4 ईज पे डिपेंडेंट है ये। एम क्या है, यूजर को सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराना। तो ये लाइन याद रख लेना भाई, कई बार ऐसे में, कई बार डेकोरेटिव लाइन लिखने में बड़ी काम की चीज़ है ये। ओके, 4 ईज का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। फिर वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, मतलब कंटिन्यू रखा है, और ये कहा कि अक्टूबर मंथ में हम पाकिस्तान की विजिट करेंगे। विजिट का मतलब पाकिस्तान की स्टेटस को चेक करेंगे कि उन्होंने कितने क्या एक्शन लिए जिसके बेसिस पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुद्दे हैं उनको कितना कंट्रोल कर पाया है पाकिस्तान। तो बोला अभी तक तो अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है, तो ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन रखो, और जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है ना, तब तक आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक इतना जल्दी इनको, पाकिस्तान को जो पैसे की रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं हो पा रही है। अब देखने वाली बात है अक्टूबर में क्या होगा। तो
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ोगे खुद से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।